ऑप्थेल्मोलॉजी के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेकेंड लेयर ऑफ स्क्लेरा, दैट इज स्क्लेरा प्रॉपर। अगर स्क्लेरा प्रॉपर का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो क्या कहेंगे हम लोग, इसको स्क्लेराइटिस कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ सेकेंड लेयर कह सकते हैं, या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ स्क्लेरा प्रॉपर और कॉल्ड स्क्लेराइटिस। इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्क्लेराइटिस कहेंगे। ये क्या है, ये जो हमारी एपी स्क्लेरा हमने जो देखी, जो इससे पहले की लेयर थी एपी स्क्लेराइटिस, इसके एपी स्क्लेरा के इन्फ्लेमेशन को क्या कहते थे हम लोग, तो वो था एपी स्क्लेराइटिस। जो स्क्लेराइटिस होती है वो एपी स्क्लेराइटिस से लेस कॉमन होती है, यानी एपी स्क्लेराइटिस क्या होगी, मोर कॉमन होगी स्क्लेराइटिस की अपेक्षा। लेकिन जो स्क्लेराइटिस होती है वो मोर डेंजरस होती है देन दी एपी स्क्लेराइटिस। वो क्यों? क्योंकि एपी स्क्लेराइटिस जो होती है उसमें विजन लॉस नहीं होता है, लेकिन जो हमारी स्क्लेराइटिस होती है इसमें विजुअल इम्पेयरमेंट भी होता है या फिर विजुअल लॉस भी हो सकता है अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया स्क्लेराइटिस को। तो क्या होगा, जो स्क्लेराइटिस क्या होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेकेंड लेयर ऑफ स्क्लेरा, दैट इज कॉल्ड स्क्लेराइटिस, एंड इट इज मोर सीवियर देन और मोर डेंजरस देन एपी स्क्लेराइटिस। तो स्क्लेराइटिस जो होती है वो मोर डेंजरस होती है एपी स्क्लेराइटिस से। और उसके बाद जो क्यों डेंजरस होती है, क्योंकि जो स्क्लेराइटिस होती है उसमें क्या होता है, विजुअल इम्पेयरमेंट और विजुअल लॉस होता है, जबकि एपी स्क्लेराइटिस होता है उसमें विजुअल लॉस या विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं होता है। इसका प्रिवेलेंस देखें तो क्या होता है, ये 40 से 70 ईयर्स एज ग्रुप के लोगों को मोस्टली ये इन्वॉल्व करता है। और फीमेल क्या होती है, ज़्यादा अफेक्टेड होती है मेल की कंपेयर में। अब बात करते हैं इसके एटियोलॉजी की। तो जो 50% केसेस होते हैं स्क्लेराइटिस के, वो किस केसेस में होते हैं, कोई ना कोई सिस्टेमिक डिजीज़ होगी पेशेंट को, उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो 50% केसेस आर एसोसिएटेड विथ सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स। मोस्ट कॉमन क्या डिसऑर्डर होगा, तो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर होता है कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेज होती हैं, जो उस केस में हमको ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन सिस्टेमिक डिजीज़ के जिन केसेस में जिन डिजीज़ के साथ एक स्क्लेराइटिस हमें देखने को मिलेगा। अगर कॉमन डिजीज सिस्टेमिक डिजीज़ की बात करें, सिस्टेमिक डिजीज जो सिस्टेमिक डिजीज़ है जिनके साथ एसोसिएटेड होता है स्क्लेराइटिस, तो उसमें पहला नंबर किसका आता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ का, ऑटो इम्यून कोलेजन डिजीजेस। ऊपर हमने देखा था ना, जो कोलेजन टिश्यू की डिजीजेज होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू की डिजीजेज होती थी, उनमें ये मोस्ट कॉमन होता था। तो जो ऑटो इम्यून कोलेजन डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें ये मोस्ट कॉमन होता है। सबसे कॉमन क्या होता है, स्पेशली रूमेटाइड अर्थराइटिस के केस में ये मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड होता है। रूमेटाइड अर्थराइटिस अगर किसी पेशेंट को है तो उसमें क्या होता है, 0.5% जो पेशेंट होते हैं उनमें कभी ना कभी स्क्लेराइटिस होगा। ठीक, ये इट मीन्स 0.5% पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रूमेटाइड अर्थराइटिस में डेवलप स्क्लेराइटिस इन फ्यूचर। ओके, और अगर इसके और कोलेजन डिसऑर्डर्स की बात करें जिसके साथ साथ स्क्लेराइटिस देखने को मिल सकता है, तो वो होते हैं वेगनस डिजीज़, वेगनस ग्रैन्युलोपैथी
मेटोसिस, SLE, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब सेकेंड नंबर पे देखें तो क्या है, दूसरे नंबर पे आती हैं हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अगर कोई पेशेंट है उसको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो स्क्लेराइटिस उसे हो सकती है। तो मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं जिन केस में हम इस पे स्क्लेराइटिस देखने को फ्यूचर में मिलेगी, वो हो गया ओनली गाउट एंड थायरोटॉक्सिकोसिस। हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में भी ये देखने को मिलता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिन केसेस में हमें उसके साथ एसोसिएटेड स्क्लेराइटिस भी देखने को मिलता है, जैसे कि हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस हो गया, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस के केस में हमें ये देखने को मिलता है। चौथे नंबर की बात करते हैं ग्रेनुलोमैटस डिजीजेस। तो ग्रेनुलोमैटस डिजीज कौन कौन सी होती हैं जिन केस में हमें स्क्लेराइटिस देखने को मिलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है हमारा ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस एंड लेप्रोसी। These are the common diseases in which we find out the scleritis cases. Sarcoidosis, and the next one, the fifth one is miscellaneous conditions. और कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें स्क्लेराइटिस देखने को मिलेगी? तो कुछ मिसलेनियस कंडीशन जैसे कि रेडिएशन का एक्सपोजर हो जाए अगर पेशेंट को, केमिकल इंजरी हो जाए, या फिर स्किन डिजीजेज जैसे कि रोज़ेसी। इन केसेस में क्या होता है, हमें ये स्क्लेराइटिस एसोसिएटेड हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 6 पॉइंट सर्जिकली इंड्यूस्ड स्क्लेराइटिस। सर्जिकली इंड्यूस्ड स्क्लेराइटिस कब मिलेगी? ये मोस्टली क्या होता है, कोई अगर किसी पेशेंट की कोई ऑक्यूलर सर्जरी हुई हो तो उस केसेस में कभी कभार हमें कोई, बहुत ही रेयर होता है, कभी कभार ही देखने को मिलता है। मोस्टली अगर पोस्ट ऑपरेटिव केस है, कोई 6 महीने के अंदर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है किसी सिस्टेमिक डिसऑर्डर की वजह से ही ज़्यादातर ये एसोसिएटेड होता है। अगर पेशेंट को कोई और सिस्टेमिक डिसऑर्डर है, उसके साथ साथ उसकी ऑक्यूलर सर्जरी हुई है, तो पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में हमें ये स्क्लेराइटिस देखने को मिलता है। एंड द लास्ट वन इज 7 पॉइंट इडियोपैथिक। इट मे बी idiopathic, there is a no known cause of scleritis। तो इसमें किसी कोई हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं पता होता है किस वजह से हो रहा है। तो कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें कि कोई एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चल पाता है स्क्लेराइटिस का। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा एटियोलॉजी में, तो ये 50% जो केसेस होते हैं स्क्लेराइटिस के वो क्या होते हैं, सिस्टेमिक डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और जो मोस्ट कॉमन सिस्टेमिक डिजीज़ होती है जिसके साथ हमें स्क्लेराइटिस देखने को मिलती है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस। अब कुछ कॉमन डिजीज़ की बात करें जिनके साथ हमें फिर स्क्लेराइटिस देखने को मिलेगी, तो जैसे फर्स्ट वन क्या हो गया, ऑटो इम्यून कोलेजन डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर किसी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसको फ्यूचर में स्क्लेराइटिस होने के चांसेस होते हैं। 0.5% केसेस होते हैं, यानी अगर 200 पेशेंट में से बात करें तो 1 पेशेंट ऐसा होगा जिसे फ्यूचर में स्क्लेराइटिस होगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में। और अगर अदर कोलेजन डिसऑर्डर्स की बात करें तो वेगनस डिजीज़ हो गई, SLE हो गई, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगी, इस केसेस में भी हमें ये ऑटोइम्यून कोलेजन डिसऑर्डर की वजह से फ्यूचर में स्क्लेराइटिस देखने को मिलेगा।
अब कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होती हैं जैसे कि गाउट डिजीज़ हो गया, थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया, यानी थायराइड हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से फ्यूचर में स्क्लेराइटिस हो सकती है पेशेंट को। अब कुछ इन्फेक्शंस की बात करें तो जैसे कि हर्पीस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस हो गया, इस केस में देखने को मिलता है, या फिर क्रोनिक इन्फेक्शन है स्टेफाइलोकोकस का, स्ट्रेप्टोकोकस का, तो उस केसेस में भी हमें स्क्लेराइटिस देखने को मिल सकता है। और कुछ जैसे 4th नंबर पे आ गई ग्रैनुलोमेटस डिजीजेस। ग्रैनुलोमेटस डिजीज जैसे ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, सिफिलिस, सर्कोइडोसिस, इस केसेस में क्या होता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है विच लिटिल कॉज स्क्लेराइटिस। आती है कुछ मिसलेनियस कंडीशन इसके अलावा, तो हो सकता है किसी पेशेंट को कोई रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो लंबे समय के, इसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई केमिकल इंजरी हुई हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। सर्जिकली इंड्यूस्ड बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम केसेस में देखने को मिलता है। अगर पेशेंट को कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर था और उसे ऑकुलर सर्जरी हुई तो उस केस में चांसेस होता है कि पेशेंट में डेवलप स्क्लेराइटिस। एंड द लास्ट वन इज इडियोपैथिक, when there is a no known cause of the scleritis, that in this case we called idiopathic cause। अब आते हैं इसकी पैथोलॉजी पे। अगर हम पैथोलॉजी की इसकी बात करें तो अगर हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस देखें तो ये क्या होते हैं इसमें, अगर पैथोलॉजी की बात करें तो हम पैथोलॉजी में हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस की बात करें, हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं हमें, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर की तरह देखने को मिलते हैं। क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर की तरह हमें इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होगा इसका हिस्टोपैथोलॉजिकली, तो हमें इसमें फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल। बात करते हैं फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती क्या है। तो एंटीजन एंटीबॉडी का जब कॉम्प्लेक्स बने कोई और वो कहीं डिपॉजिट होने के लिए मोस्टली क्या होता है, ब्लड वेसल्स की वॉल में डिपॉजिट होता है, और डिपॉजिट होने के बाद क्या करे, इरिवर्सिबल अनकंट्रोल सेल डेथ कॉज करे, उसकी वजह से क्या होगा, फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। इसी को कहते हैं हम लोग फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इन द सेकेंड वाज द डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलेजन। ठीक, अब कोलेजन जो टिश्यू है, कोलेजन फाइबर्स जो है उनका डिस्ट्रक्शन हो, उसके साथ साथ क्या होगा, अगर कोलेजन डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके साथ साथ क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होता है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होंगी, लिम्फोसाइट का डिपोजिशन होगा, उसके साथ साथ प्लाज्मा सेल्स होंगी, और मैक्रोफेजेस का भी डिपोजिशन साथ में होगा। जो ग्रैनुलोमा टिश्यू होगा वो क्या होगा, उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिथेलाइट जायंट सेल्स होती हैं जो कि ओल्ड और न्यू ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग प्रेजेंट रहती हैं। जो ग्रैनुलोमा होगा, यानी जो ये क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, जो ग्रैनुलोमा टिश्यू होगा वो क्या होगा, मान लीजिए ये ग्रैनुलोमा है तो इसके अगल बगल क्या होंगी, हमें एपिथेलाइट सेल्स क्या होंगी, इसको कवर किए रहेंगे। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिथेलाइट जायंट सेल्स होती हैं। एपिथेलाइट सेल्स क्या होती हैं, जो मैक्रोफेजेस होते हैं उन्हीं का क्लस्टर हो जाता है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कई सारे मैक्रोफेजेस जब एक जगह क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं, एक साथ चिपक जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एपिथेलाइट सेल्स बनाते हैं। उनमें क्या होगा, आपको कई सारी मैक्रोफेजेस हैं तो उनमें कई सारे उसके न्यूक्लियस भी होंगे। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स को क्या कहते हैं हम लोग, एपिथेलाइट सेल्स होते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स होते हैं जो कि ग्रेनुलोमा को कवर किए रहता है। इसके साथ साथ क्या होती है, यहाँ पे ओल्ड और न्यू ब्लड वेसल्स भी हमको देखने को मिलती हैं। इट शोज वेस्कुलाइटिस। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली हम इसको क्लासिफिकेशन की इसके बात करें तो मेनली हम इसको कितने टाइप में क्लासीफाइज करते हैं, 2 टाइप में इसको क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज इम्यून मीडिएटेड नॉन इन्फेक्शस स्क्लेराइटिस।
इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉन इन्फेक्शस स्क्लेराइटिस भी कह सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज इन्फेक्शस स्क्लेराइटिस। ओके, अब बात करते हैं हम लोग नॉन इन्फेक्शस की। नॉन इन्फेक्शस की बात करें तो इसको फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं, एंटीरियर स्क्लेराइटिस एंड द सेकेंड वन इज पोस्टीरियर scleritis. Now we further classify anterior scleritis into two types. तो एंटीरियर स्क्लेराइटिस को हम दो टाइप में याद करते हैं। इससे पहले मैं ये बता दूं, जो एंटीरियर स्क्लेराइटिस होती है वो 98% केसेस में होती है, जबकि जो पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस होती है वो 2% होती है। इसका मतलब मोस्ट कॉमन क्या है, एंटीरियर स्क्लेराइटिस है, और ये थोड़ा कम चांसेस होते हैं इसके होने के पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस के। अब बात करें इसमें एंटीरियर स्क्लेराइटिस को, हम तो इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं हम लोग कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन क्या है, नॉन नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस। नॉन नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस जो होती है वो 85% केसेस में होती है, यानी मोस्ट कॉमन क्या होगा, अगर मोस्ट कॉमन देखा जाए तो एंटीरियर स्क्लेराइटिस होती है। एंटीरियर में भी कौन सी मोस्ट कॉमन होती है, नॉन नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस। और नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस की बात करें तो ये 13% होती है, यानी लेस कॉमन है ये। नाउ वी फर्दर क्लासिफाई नेक्रोटाइजिंग एंड नॉन नेक्रोटाइजिंग scleritis in their subform. The first one is non-necrotizing. Non-necrotizing की बात करें तो ये दो तरीके का होता है, डिफ्यूज एंड नोड्यूलर। और अगर हम नेक्रोटाइजिंग की बात करें नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस की बात करें तो ये क्या होते हैं, इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, विथ इन्फ्लेमेशन और विदाउट इन्फ्लेमेशन। विद इन्फ्लेमेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, मेनली वेजो ऑक्लूजन आ जाएगा, एंड द सेकेंड वन इज ग्रेन्यूलो मैटस डिजीजेज आ जाएंगी, एंड द थर्ड वन इज सर्जिकली इंड्यूस्ड। और विदाउट इन्फ्लेमेशन की बात करें तो स्क्लेरोमैलेशिया परफोरेंस के केस में ये देखने को मिलता है, स्क्लेरोमैलेशिया परफोरेंस। इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, हम सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स यानी पेशेंट हमें क्या क्या बता रहा है। तो पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा, पहला तो पेन, ठीक है। पेन क्यों, इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन है तो कहीं भी कोई भी इन्फ्लेमेशन होगा तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, पेन ज़्यादातर केसेस में देखने को हमें मिलता है। तो पेन जो होगा वो किस तरीके का होगा, मॉडरेट भी हो सकता है और मॉडरेट टू सीवियर टाइप का पेन होगा, ठीक है। और कैरेक्टर क्या होगा पेन का, तो जो कैरेक्टर होगा पेन का वो क्या हो सकता है, डीप और बोरिंग टाइप का होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये पेन इस तरह का होगा कि पेशेंट सुबह सुबह यानी मॉर्निंग में इस पेन की वजह से अचानक से वेकअप हो जाएगा, यानी जगेगा, पेशेंट जग जाया करेगा। और ये जो पेन है ये कहाँ तक रेडिएट करेगा, तो ये पेन रेडिएट करके मोस्टली कहाँ तक जाता है, जॉ और टेम्पोरल रीजन तक। अभी तक हम लोगों ने सिम्टम्स में क्या देखा, पेन देखा। पहला सिम्टम्स क्या था, पेन था।
तो पेन किस तरीके का था पेशेंट को, मॉडरेट टू सीवियर टाइप का पेन था, डीप बोरिंग कैरेक्टर था इसका, एंड अर्ली मॉर्निंग में पेशेंट इसकी वजह से जग जाया करता था, और जो पेन था वो रेडिएट करके जॉ और टेम्पल तक जाता था। और नेक्स्ट सिम्टम क्या है इसका, रेडनेस। अगर रेडनेस के बारे में देखें तो ये क्या होती है, लोकलाइज्ड भी हो सकती है और डिफ्यूज हो सकती है। तो रेडनेस कैसे हो सकती है, इट मे बी लोकलाइज्ड और डिफ्यूज। एंड द थर्ड वन इज फोटोफोबिया एंड लक्राइमेशन। तो स्क्लेराइटिस के केस में हमें क्या क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं, पेन मिल सकता है, रेडनेस मिल सकता है, फोटोफोबिया और लक्राइमेशन भी मिल सकता है। जो फोटोफोबिया और लक्राइमेशन में क्या होगा, माइल्ड टू मॉडरेट टाइप का होगा। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज डिमिनिशन ऑफ विजन। डिमिनिशन ऑफ विजन हो जाएगा में ओकेजनली ऑकर, ठीक है, ये ओकेजनल होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन, साइन ऑफ स्क्लेराइटिस। साइन ऑफ स्क्लेराइटिस की बात करें तो ये क्या होता है, हमने अभी देखा था कि दो तरीके की स्क्लेराइटिस हो रही थी, नॉन इन्फेक्शस और इन्फेक्शस। तो पहले हम नॉन इन्फेक्शस की बात करेंगे, फिर इन्फेक्शस की बात करेंगे। नॉन इन्फेक्शस में हमने क्या देखा था, दो तरह की स्क्लेराइटिस देखी थी, एंटीरियर स्क्लेराइटिस जो कि 98% केसेस में हो रही थी, एंड पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस जो कि 2% केसेस में हो रही थी। जो एंटीरियर स्क्लेराइटिस थी उसको फर्दर हमने डिवाइड किया था नॉन नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस में, जो कि 85% केसेस में होती थी, और नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस में। अब बात करते हैं हम लोग नॉन नेक्रोटाइजिंग की। नॉन नेक्रोटाइजिंग को हमने फर्दर किस में डिवाइड किया था, डिफ्यूज और नॉड्यूलर, ठीक है। तो डिफरेंट क्लिनिकल टाइप्स देखते हैं नॉन इन्फेक्शस स्क्लेराइटिस के। तो फर्स्ट वन इज नॉन इन्फेक्शस की बात करेंगे हम लोग। नॉन इन्फेक्शस कितने तरह की थी, तो नॉन इन्फेक्शस जो थी हमारी एंटीरियर थी एंड पोस्टीरियर थी। एंटीरियर की बात करेंगे हम लोग तो एंटीरियर को हमने फर्दर डिवाइड किया था नॉन नेक्रोटाइजिंग में एंड नेक्रोटाइजिंग में। अब अगर हम नॉन नेक्रोटाइजिंग की बात करें तो इसको हम लोगों ने डिफ्यूज एंड नॉड्यूलर फॉर्म में डिवाइड किया था। एंड नॉन नेक्रोटाइजिंग को नेक्रोटाइजिंग को विद इन्फ्लामेशन एंड विदाउट इन्फ्लामेशन में डिवाइड किया था। तो बात करते हैं हम लोग फर्स्ट वन कौन सी, नॉन नेक्रोटाइजिंग डिफ्यूज स्क्लेराइटिस के बारे में। नॉन नेक्रोटाइजिंग एंटीरियर डिफ्यूज स्क्लेराइटिस के बारे में बात करें तो ये क्या होती है, सबसे कॉमनेस्ट वैरायटी होती है। तो मोस्ट कॉमनेस्ट, ये क्या होती है, सबसे कॉमनेस्ट वैरायटी होती है, मोस्ट कॉमनेस्ट वैरायटी ऑफ नॉन नेक्रोटाइजिंग डिफ्यूज स्क्लेराइटिस, ठीक। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसमें वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन होगा इसमें, वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या करेगा ये, मेनली ये क्या करता है, एक क्वाड्रेंट को या फिर उसके साथ एंटीरियर स्क्लेरा को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। एक क्वाड्रेंट को या फिर एंटीरियर स्क्लेरा को ये इन्वॉल्व करता है। उसके साथ साथ क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट, जो इन्वॉल्व एरिया होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा रेज्ड होगा और वो किस चेंज हो जाता है, किसमें, पिंक और पर्पल कलर में वो एरिया चेंज हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज इन नॉन नेक्रोटाइजिंग इज the second one is non necrotizing anterior nodular
स्क्लेराइटिस। अब अगर नॉन नेक्रोटाइजिंग एंटीरियर नोडुलर स्क्लेराइटिस की बात करें तो इसके क्या फीचर्स होते हैं? इसमें 1 और 2 हार्ड नोड्यूल बनते हैं। एक या दो नोड्यूल बनेंगे और ये नोड्यूल क्या होंगे? ये मेनली पर्पल कलर के होते हैं। क्या होता है? 1 से 2 नोड्यूल बनता है जो कि पर्पल कलर का होता है। ठीक है, ये एलिवेटेड होंगे। अब नोड्यूल है तो क्या होगा? ये एलिवेटेड होंगे। पर एपिस्क्लेराइटिस में जो बनता था वो क्या था? फ्लैट टाइप का नोड्यूल था, लेकिन इसमें क्या होगा? एलिवेटेड होगा और ये इमोबाइल होता है। ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड रहेगा? तो ये मोस्टली सिचुएटेड कहाँ रहता है? नियर द लिम्बल एरिया। तो ये लिम्बस के एरिया के अराउंड सिचुएटेड होता है। और जो कभी कभार क्या होता है, जैसे कि ये हमारी आई हो गई, ये हमारी कॉर्निया हो गई, ये हमारा लिम्बस वाला एरिया हो गया, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे फॉर्म में नोड्यूल ये अरेंज हो जाते हैं रिंग लाइक फॉर्म में। ये एक रिंग बनाते हैं। ठीक, तो ये रिंग वाले फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? एन्यूलर स्क्लेराइटिस का नाम देते हैं इसे। तो जो नॉन नेक्रोटाइजिंग इंटीरियर नोडुलर स्क्लेराइटिस ये क्या होता है? इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इसमें 1 से 2 नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये पर्पल कलर के नोड्यूल बनते हैं, एलिवेटेड पर्पल कलर के नोड्यूल बनते हैं। ये इमोबाइल इन नेचर होते हैं और ये लिम्बल एरिया के पास सिचुएटेड होते हैं। और कभी कभी ये क्या होते हैं? पूरे के पूरे लिम्बल एरिया को अराउंड बन जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एन्यूलर स्क्लेराइटिस भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वन की। तो द नेक्स्ट वन इज नेक्रोटाइजिंग। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे? नॉन नेक्रोटाइजिंग की। अब बात क्या कर रहे हैं? नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस की। तो नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस की बात करें तो इसमें एंटीरियर नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस विथ इन्फ्लामेशन की बात करते हैं। एंटीरियर नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस विथ इन्फ्लामेशन। आप लोग एक बार बुक से इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको लर्न कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो अगर हम एंटीरियर नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस विद इन्फ्लामेशन की बात करें तो ये क्या होता है? एक्यूट सीवियर फॉर्म ऑफ स्क्लेराइटिस होती है। ये क्या होती है? एक्यूट फॉर्म, एक्यूट केस होता है। तो एक्यूट सीवियर फॉर्म ऑफ स्क्लेराइटिस होती है। एक्यूट सीवियर फॉर्म ऑफ स्क्लेराइटिस होती है। ठीक, और इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये क्या होता है? ये लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन होता है। ये एक लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन होता है। इसके साथ साथ क्या होगा? ये लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन है तो इसके साथ साथ क्या होंगे? इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन किस वजह से होगा? लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन होगा पहले, लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन के साथ साथ क्या होगा? इन्फेक्शन देखने को मिलता है ड्यू टू वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस कहाँ हमने देखा था? अभी हम लोगों ने इसकी पैथोलॉजी में देखा था। वेस्कुलाइटिस क्या होती थी? जो न्यू और ओल्ड ब्लड वेसल्स होती थी, ग्रेनुलोमा के अराउंड अरेंज्ड होती थी, उनमें क्या हो जाता था? वेस्कुलाइटिस होती थी। ठीक है, तो वेस्कुलाइटिस देखने को मिलती की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। अब वेस्कुलाइटिस हो गए तो क्या होगा? जो हमारी स्क्लेरा होगी वो क्या होगी? नेक्रोसिस होगी। नेक्रोसिस होने की वजह से क्या हो जाती है? हमारी स्क्लेरा थिन हो जाती है। थिन होने की वजह से क्या हो जाती है? ये स्क्लेरा ट्रांसपेरेंट दिखने लगती है। तो स्क्लेरा में क्या हो रहा है? यहाँ इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है? ये स्क्लेरा थिन हो जा रही है। थिन होने की वजह से क्या हो जा रही है? स्क्लेरा ट्रांसपेरेंट हो जाती है एंड एक्टैटिक हो जाती है। अब एक्टैटिक के बाद एक्टैटिक क्या होता है? तो किसी भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का डायलेशन हो जाए उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एक्टैटिक कहते हैं। इसके साथ साथ क्या होगा? इसमें यूवियल टिश्यू को भी ये इन्वॉल्व करेगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? यूवियाइटिस भी हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज
एंटीरियर नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस, ये विदाउट इन्फ्लामेशन। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, इसके पीछे वाला वो विद इन्फ्लामेशन था, लेकिन ये क्या है, विदाउट इन्फ्लामेशन। सेकेंड फॉर्म ऑफ नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस को देख रहे हैं हम लोग। ये मोस्टली किस में होता है, तो मोस्टली किसको इफेक्ट करता है, ये एल्डरली फीमेल्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, एल्डरली फीमेल को इफेक्ट करता है मोस्टली। वो भी किन किन एल्डरली फीमेल्स को, जो कि किससे सफ़र कर रही हो, जो कि रियोमेटाइड अर्थराइटिस से सफ़र करती हैं। ठीक है, यानी ये मोस्टली किसको अफेक्ट करेगा, एल्डरली फीमेल्स को, जो कि रियोमेटाइड अर्थराइटिस की लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट हो, जो लंबे समय से जिन फीमेल्स को रियोमेटाइड अर्थराइटिस होगा और ओल्ड एज होती हैं या एल्डरली एज हो जाती है, उनमें ये देखने को ज़्यादातर मिलता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक येलोइश पैच होता है, येलोइश पैच। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, येलोइश पैच देखने को हमें मिलता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, येलोइश पैच के साथ साथ क्या होती है, एपी स्क्लेरा और कंजक्टाइवा क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं स्क्लेरा से, तो हमें येलोइश पैच देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ एपी स्क्लेरा एंड कंजक्टाइवा completely separated from surrounding sclera। ठीक, जो आसपास की स्क्लेरा होगी उससे क्या हो जाएंगी, हमारी एपी स्क्लेरा और कंजक्टाइवा दोनों की दोनों सेपरेट हो जाती है। अब बात करते हैं हम लोग पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस की। तो पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस देखें हम, तो पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस की बात करें तो ये क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन किस एरिया का होता है, मेनली बिहाइंड द इक्वेटर। ठीक, ये हमारी कॉर्निया हो गई, ये हमारी स्क्लेरा हो गई। अब यहाँ से हम मिड लाइन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एंटीरियर ये इक्वेटर लाइन हो गया, एंटीरियर टू इक्वेटर, पोस्टीरियर टू इक्वेटर हो गया। तो ये जो पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस होती है किसकी होती है, जो इक्वेटर के पोस्टीरियर स्क्लेरा पाई जाएगी उसी का इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ स्क्लेरा पोस्टीरियर टू द इक्वेटर, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्लेरा को नहीं इन्वॉल्व करती है, क्या करती है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर को भी इन्वॉल्व करती है। अगर सराउंडिंग स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करेगा तो हमको काफ़ी फीचर देखने को मिलेंगे पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मिलेगा हमें, रेटिनल डिटैचमेंट देखने को मिल सकता है, तो उसके साथ साथ मैक्युलर एडिमा देखने को मिल सकता है। और क्या देखने को मिलेगा, प्रोप्टोसिस मिल सकती है। और क्या मिलेगा, लिमिटेशन ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट। तो जो पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस होता है वो क्या करता है, पोस्टीरियर टू द इक्वेटर वाले स्क्लेरा को इन्वॉल्व करता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, वो अपने आसपास के सराउंडिंग स्ट्रक्चर को भी इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे, तो रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, मैक्युलर एडिमा हो सकता है, प्रोप्टोसिस हो सकती है, और लिमिटेड ऑक्यूलर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब बात करें सेकेंड वन की, तो आता है इन्फेक्शस स्क्लेराइटिस। इन्फेक्शस स्क्लेराइटिस की बात करें तो ये क्या होता है, 5 to 10% केसेस में ही देखने को मिलता है, ये मोस्टली हमें ज़्यादा केसेस इसके नहीं होते हैं। अर्ली स्टेज की इसकी बात करें, अर्ली स्टेज ऑफ स्क्लेराइटिस की बात करें तो ये क्या होता है, इसकी डायग्नोसिस हम जल्दी अर्ली स्टेज में नहीं बना सकते, क्योंकि ये मिमिक करता है किसके साथ, तो ये मिमिक करता है नॉन इन्फेक्शस के साथ।
अब इन्फेक्शियस स्क्लेराइटिस है तो इसमें क्या हो सकता है, पुरुलेंट एक्सुडेट भी हमें देखने को मिल सकता है। और कभी कभार क्या हो सकता है, इसमें हमें फॉर्मेशन ऑफ फिस्चुला भी देखने को मिलेगा। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें हम इसके, ठीक है, तो ये किसके साथ ज़्यादा कॉमन देखने को मिलेगा हमें, जो नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस होती है उस केस में हमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, कीरेटोलाइसिस हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, सेकेंडरी ग्लाउकोमा हो सकता है। These are the complications which may be occur in the late phase of necrotizing scleritis. Now investigation. अब हम लोगों के पास पेशेंट आया और पेशेंट को हम लोगों ने सारा कुछ हिस्ट्री लेने के बाद अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कंफर्म करने के लिए। तो जो लेबोरेटरी स्टडीज़ हैं जो हमें हेल्प करेंगी, तो क्या हो सकती हैं, पहले तो हमें सिस्टेमिक डिजीज़ जो भी हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। सिस्टेमिक डिजीज़ पता करेंगे और सिस्टेमिक डिजीज़ को ट्रीट करेंगे, तभी जाके हमें ये इससे रिलीफ मिलेगा। और साथ साथ सिस्टेमिक डिजीज़ के साथ साथ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस के भी बारे में पेशेंट के पता होना चाहिए हमें। तो इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो क्या क्या कराएंगे हम लोग, TLC, DLC, ESR, द सेकेंड वन इज FTA, ABS, VDRL। VDRL किसके लिए कराएंगे, सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए। द थर्ड वन इज यूरिन एनालिसिस, कोई गॉट डिजीज तो नहीं है। मोन्टोक्स, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। एक्सरे चेस्ट कराएंगे, कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए। और क्या कराएंगे पेशेंट का, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को देखेंगे, C3 कराएंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिटेक्ट करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ रेमेटाइड फैक्टर्स को जांचना ज़रूरी है। नाउ ट्रीटमेंट part. Treatment part for necrotizing and non-necrotizing are different. Then first of all we talk about non-necrotizing. Non-necrotizing की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं देते। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देंगे हम लोग, टॉपिकल स्टेरॉइड देंगे पेशेंट को। द सेकेंड वन इज इंडोमेथासिन, NSAID से जब तक इन्फ्लामेशन नहीं रिजॉल्व हो जाता पेशेंट का। अब आता है दूसरा नेक्रोटाइजिंग। नेक्रोटाइजिंग में क्या क्या देंगे हम पेशेंट को, इसमें भी टॉपिकल स्टेरॉइड प्रेफर करेंगे। सेकेंड वन इज इसमें ओरल स्टेरॉइड भी देंगे पेशेंट को, क्योंकि नेक्रोसिस हो रही है पेशेंट को। और जो ओरल स्टेरॉइड्स देंगे क्या होंगे, उसके हैवी डोज देंगे और उसको फिर धीरे धीरे स्लोली टेपर्ड करते हुए डोज को कम करेंगे। अगर इससे भी नहीं होता है तो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट देंगे, जैसे कि साइक्लोफॉस्फामाइड एंड मेथोट्रेक्सेट। जो नॉन रेस्पॉन्सिव केस होंगे, जो एबव थेरेपी हमने दी है, अगर इसको रेस्पॉन्स पेशेंट नहीं कर रहा है तब हम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी उसको देंगे। उसके साथ साथ हम पेशेंट को कभी भी सब कंजक्टाइवल स्टेरॉइड नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे सब कंजक्टाइवल स्टेरॉइड पेशेंट को, तो पेशेंट को सब कंजक्टाइवल स्टेरॉइड क्या होता है,
कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है बिकॉज दे लीड टू स्क्लेरल थिनिंग एंड परफोरेशन। इसकी वजह से क्या होगा, अगर सबकंजाइटल स्टेरॉइड देते हैं तो इट लीड टू कॉज स्क्लेरल थिनिंग। ठीक, स्क्लेरा क्या हो जाएगी इसकी वजह से, थिन हो जाएगी। अब इसकी बात करें सर्जिकल ट्रीटमेंट की। सर्जिकल ट्रीटमेंट के पार्ट की बात करें तो स्क्लेरल पैच ग्राफ्ट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, स्क्लेरल पैच ग्राफ्ट लगाते हैं। स्क्लेरल पैच ग्राफ्ट की वजह से क्या होता है, टू प्रिजर्व इंटीग्रिटी ऑफ द ग्लोब इन एक्सटेंसिव स्क्लेरल मेल्ट एंड थिनिंग। ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ आई बॉल को प्रिवेंट करने के लिए और थिनिंग को रोकने के लिए और मेल्टिंग ऑफ द स्क्लेरा को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। तो सर्जिकली क्या करते हैं हम लोग, स्क्लेरल पैच ग्राफ्ट देते हैं, किस लिए, टू प्रिजर्व इंटीग्रिटी ऑफ द आई बॉल को मेंटेन करने के लिए, थिन हो रही है जो आई बॉल उसको प्रिवेंट करने के लिए, और मेल्ट हो रही है जो आई बॉल स्क्लेरल लेयर उसको रोकने के लिए। इन्फेक्शस स्क्लेराइटिस, इन्फेक्शस स्क्लेराइटिस की बात करें, इसके ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें तो इसमें क्या देंगे, इन्फेक्शस है तो कोई ना कोई माइक्रोब जरूर होगा, तो एंटी माइक्रोबियल पहले देना है। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे हम लोग, दोनों तरीके के एंटी माइक्रोबियल देंगे, टॉपिकल उसके साथ साथ ओरल भी देंगे। एंड अगर नेक्रोसिस ज़्यादा हो गई है तो सर्जिकल डिब्राइमेंट करेंगे, सर्जिकल डिब्राइडमेंट करेंगे। किस लिए, जो भी इन्फेक्टेड स्क्लेरल टिश्यू होगा यानी जो डेड टिश्यू हो चुका होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे ताकि हीलिंग अच्छी हो सके। फॉर बेटर प्रोग्नोसिस एंड मेंटेन टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ, यानी हम लोग क्या करते हैं, इसको इन्फेक्टेड टिश्यू को क्यों निकालते हैं, ताकि प्रोग्नोसिस बेटर हो सके। क्यों प्रोग्नोसिस होगी, ताकि एंटीबायोटिक अच्छे से अपना असर दिखा सके। थैंक यू।